भूल ही गए। तो यहाँ पे क्या है, चाइना में जब से कोविड-19 फैला है तब से चाइना ने क्या है, पूरे वर्ल्ड को डरा दिया एक तरीके से। क्यों? क्योंकि चाइना है एक तरीके से अभी डेवलप्ड कंट्री हो चुका है, बट स्टिल चाइना में जो रिसर्च है इट इज ऑन गोइंग। हर दिन कोई ना कोई रिसर्च आपको देखने को मिलती है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अगर इतनी सारी रिसर्च आपकी होती रहेगी मेडिसिन के ऊपर या नई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो चांसेस रहते हैं कि कोई ना कोई बैक्टीरिया, कोई ना कोई वायरस जो है वो इन्वायरमेंट में एमिट हो सकता है और उसकी वजह से बीमारियां फैल सकती। जैसे फॉर एग्जांपल जब कोविड-19 आया तो यही इल्जाम चाइना के ऊपर लगाया गया था ना कि उनके द्वारा कोई डिजास्ट्रस, आप बोल सकते हो बायो डिजास्ट्रस, कोई इक्विपमेंट बनाया जा रहा था। मतलब बायोलॉजी का इस्तेमाल करके, मतलब जो ये बायो वॉर्स आज के टाइम पे आपको देखने को मिलती है, जिसमें क्या होता है, एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर कोई एटॉमिक बॉम्ब नहीं फेंकती, वो क्या करती है, दूसरी कंट्री के अंदर कोई वायरस या बैक्टीरिया ऐड कर देती है, वहां तक पहुंचा देती है अपने प्रोडक्ट से। तभी तो जब चाइना में कोविड-19 फैला तो चाइना की जो एक्सपोर्ट था वो बहुत ज्यादा डाउन चला गया, क्योंकि कंट्रीज ने अपने बॉर्डर्स शट कर दिए, किसके लिए, चाइनीज मटेरियल के लिए, कि कहीं वहां से कोविड-19 उनकी कंट्री में ना आ जाए। तो ये जो बायो वॉर है ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और कहीं ना कहीं चाइना जो है वो बायो वॉर के लिए तैयार कर रहा है खुद को, जिसकी वजह से बार बार चाइना में कुछ ना कुछ बीमारी हमें देखने को मिलेगी, कोई ना कोई बैक्टीरिया बेस्ड या फिर वायरस बेस्ड बीमारी। तो यही जो निमोनिया की हम बात कर रहे हैं, जो चाइना के बच्चों में खास तौर पे हमें देखने को मिल रहा है, ये किस तरीके की बीमारी है और ये क्या बैक्टीरिया से हो रहा है निमोनिया या फिर वायरस से हो रहा है, उसको देखते हैं। So the surge is attributed to the factors like the lifting of COVID-19 restrictions and circulation of non-pathogens like influenza, then mycoplasma pneumonia, respiratory जो आपके सिनेशियल जो आपके वायरसेस हैं, एंड सार्स कोविड-19 जो आपका है, ठीक है, ये जो आपके पास सार्स कोव-2 है, इट इज कोविड-19 वाला वायरस। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जब से चाइना के ऊपर आपने ये जो कोविड वाली रिस्ट्रिक्शंस को हटाया है, दोबारा से चाइना में हमें बहुत सारे बैक्टीरियाज, बहुत सारे इन्फ्लुएंजाज फैलते हुए देखने को मिल रहे हैं, और उसी में से जो मोस्ट रिसेंट वाला है वो है आपका वॉकिंग निमोनिया। वॉकिंग निमोनिया इसको क्यों बोला, क्योंकि ये बहुत जल्दी फैल रहा है, आप ये बोल सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी इसके केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर इसके इतने ज्यादा केसेस ना मिल रहे होते तो ये न्यूज में ना आता, राइट। इसमें देखो ये निमोनिया है किस तरीके का, तो ये फैलता है माइकोप्लाज्मा निमोनी जो आपका बैक्टीरिया है उससे। तो माइकोप्लाज्मा निमोनी ये जो बैक्टीरिया है, इसका नाम आपने याद रखना है कि इससे फैलता है, और इसको वॉकिंग निमोनिया बोला जा रहा है। इज अ माइल्ड फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय माइल्ड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स and bacteria can cause more serious lung infections in some cases। बहुत ज्यादा नहीं आप बोल सकते हो। निमोनिया अगर हम बात करें, आप लोगों ने निमोनिया के बारे में सुना होगा, क्या होता है निमोनिया? जब हम किसी को बोलते हैं कि निमोनिया हुआ है, उसका मतलब क्या है? वो मलेरिया होता है, मच्छर काट लेता है, तो मच्छर काटने से निमोनिया होता है, ज्यादा ठंड लग जाती है। अच्छा, और क्या होता है? फीवर होता है, कोल्ड होता है, रनी नोज होता है, मुझे नहीं है लेकिन मुझे हो रहा है जैसे इसी तरीके से, और डायरिया हो सकता है, राइट। तो निमोनिया की बीमारी बहुत कॉमन है, आपको कॉमनली ये केसेस देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जब एकदम से सर्ज हमें देखने को मिलता है केसेस में, एकदम से केसेस अगर बढ़ते हैं, जैसे नॉर्मल है कोल्ड होना, रनी नोज होना बहुत ही कॉमन चीज है अगर हम बात करते हैं जब ये मौसम चेंज होता है, जैसे भी मुझे हो रखा है पिछले 3-4 दिन से, वो बहुत कॉमन चीज है, ये हर एक को होता है। लेकिन इसमें क्या है, आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके ऊपर इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ सकता है। तो चाइना में भी जो केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं, कुछ तो माइल्ड केसेस है, मतलब थोड़ा बहुत कोल्ड है या फिर आप बोल सकते हो डायरिया है, और कुछ कुछ केसेस में क्या है, जो आपके लंग्स है उनको काफी ज्यादा इन्फेक्ट कर रहा है, ये आपका माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम सबसे पहले आपने याद रखना है। देन इसके स्प्रेड की अगर हम बात करें तो माइकोप्लाज्मा निमोनी स्प्रेड्स थ्रू द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स,
when an infected person cough or sneezes, कॉमन सिम्टम्स इंक्लूडिंग स्नीजिंग, रनी और स्टफी नोज, सोर थ्रोट हो सकता है, वाटरी आईज हो सकती है, वीजिंग हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। निमोनिया के जो नॉर्मल केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं कि बंदा छींक रहा है, रनी नोज है या स्टफ नोज है, नाक बंद हो चुका है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड टू पर्सन आप बोल सकते हो। और ये खास तौर पे ड्रॉपलेट्स, जैसे फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने छींका, उसका जो सलाइवा आपको बाहर देखने को मिला, वो जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है, उससे ये बैक्टीरिया दूसरे बंदे को फैल सकता है। तो मतलब क्या है, ये कम्युनिकेबल डिसीज है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये कम्युनिकेबल है कि नॉन कम्युनिकेबल है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होती है? जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती, जैसे फॉर एग्जांपल एड्स नहीं फैलती, तो ये भी तो अगर आपका ये फ्लूइड कंटेक्ट होगा तो फिर ही फैलेगी। फैल तो सकती है एक पर्सन टू दूसरा पर्सन। मान लो मुझे हार्ट डिसीज है, मैं आपके साथ बैठ के खाऊं, छीकूं, कुछ मर्जी करूं, क्या मेरी हार्ट डिसीज आप में जाएगी? नहीं ना। तो एड्स तो फैलता है, और कैंसर एक नॉन कम्युनिकेबल है, और किडनी स्टोन्स हो सकते हैं, और डायबिटीज हो सकता है, और रिवीन, और क्या? नाखून खाने वाली आदत हो सकती है ना, पूरा दिन खाता रहा अगर, और ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। ये सारी नॉन कम्युनिकेबल है। बट ये जो आपका निमोनिया है, इट इज अ कम्युनिकेबल डिसीज आप बोल सकते हो, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती। तभी हम बोलते हैं ना, अगर किसी को कोल्ड हुआ है तो हम थोड़ा अवॉइड करते हैं उस पर्सन के साथ खाना खाना है कुछ, क्योंकि ये वायरस बैक्टीरिया से फैल जाते हैं आप बोल सकते हो। और वही सेम केस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देन अगर हम देखें, ग्रुप ऑफ हायर रिस्क ऑफ सीवियर इंफेक्शन इंक्लूड चिल्ड्रन एंड एल्डरली एंड दोज विद द वीकेंड लंग्स। तो यहाँ पे खास तौर पे इस बैक्टीरिया की टारगेट ऑडियंस कौन है? एक तो बच्चे, क्योंकि इम्यून सिस्टम होता है वीक, एक बुजुर्ग, अगेन इम्यून सिस्टम हो जाता है वीक, और तीसरे कौन? जिनकी लंग्स की ऑलरेडी कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। जैसे कोविड-19 जब आया, कोविड-19 वाज आल्सो रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी डिसीजेस, यही थी ना, लंग्स के साथ ही रिलेटेड था। आपके लंग्स की ऐसी की तैसी कर देता था कोविड-19। और अगर किसी बंदे को लंग्स की पहले से ही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, वो बंदा मरा है कोविड-19 के दौरान। जैसे नॉर्मल हमारे जैसे लोग जिनको मान लो लंग्स की कोई प्रॉब्लम, मुझे कोविड-19 हुआ था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इम्यून सिस्टम ठीक ठाक है, कोविड-19 हुआ 15 दिन के बाद सही। मरे यहाँ पे कौन? जिनको लंग्स की प्रॉब्लम थी या फिर कोई और प्रॉब्लम थी, हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, अस्थमा की प्रॉब्लम हो, अगेन रेस्पिरेटरी डिसीज आपकी होगी, राइट। तो ये आपने थोड़ा याद रखना है। प्रिवेंटिंग मेजर्स रेकमेंडेड बाय डब्ल्यूएचओ, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा आपने इसके बारे में भी पढ़ना है, आपके पास करंट अफेयर में क्वेश्चन आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, बाद में मत बोलना कि क्या पूछ लिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने जरूर पढ़ना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब बनाया गया है? क्या ये यूएन की बॉडी है या नहीं? इसके हेडक्वार्टर्स हमें कहां पे देखने को मिलेंगे? कितनी कंट्रीज है जहां पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो रेगुलेशंस है वो इंप्लीमेंट होते हैं? क्या वो सारी की सारी यूएन की कंट्रीज है या नहीं? और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मेजर एम क्या है? और जो आपके पास ये डिसीज के रिलेटेड इमरजेंसीज अनाउंस की जाती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ये क्या चीज है? किस किस तरीके की इमरजेंसी हो सकती है? जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 हमारे पास आया, तो वर्ल्ड लेवल पे डब्ल्यूएचओ ने क्या किया? एक इमरजेंसी अनाउंस कर दी, कोविड-19 को एक इमरजेंसी का नाम दे दिया। क्या ये हर एक बीमारी को दिया जाता है? क्या हर एक बीमारी को एपिडेमिक या पेंडेमिक का जो टाइटल है वो दिया जाता है? अच्छा, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक है क्या? व्हाट इज एपिडेमिक, व्हाट इज पेंडेमिक? कोविड-19 वाज एपिडेमिक और पेंडेमिक? पेंडेमिक का मतलब क्या है? हाँ जी, ऑनलाइन दीक्षा, जस्मीन, इतना तुम लोगों ने सुना होगा कोविड-19 पेंडेमिक है, पेंडेमिक है। ज्यादा कंट्रीज को रीच करता है, ज्यादा फैलता है, और
पॉपुलेशन को तो एपिडेमिक भी टारगेट करेगा। एपिडेमिक की जब हम बात करते हैं ना, एपिडेमिक का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर रीजन में फैल रहा है और हर साल फैल रहा है, कि इस बार भी हुआ, अगली बार भी हुआ, उससे अगली बार भी हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ केसेस है, जैसे निपाह वायरस की हम उस दिन बात कर रहे थे, याद करो निपाह वायरस, याद है उस दिन मैंने डिस्कस किया था। कहां पे फैलता है? खास तौर पे केरला में। हर साल या 2 साल के बाद हमें केरला में निपाह वायरस के 1-2 केसेस मिल जाते हैं। दैट इज एपिडेमिक। पेंडेमिक का मतलब क्या है? लार्ज एरिया में फैलता है और जरूरी नहीं है कि हर साल फैले। हो सकता है एक ही बार वो बीमारी फैली, बट बहुत बड़े एरिया में वर्ल्ड लेवल पे वो फैली। राइट? एपिडेमिक एक रीजनल लेवल पे फैलेगा, आप बोल सकते हो। इंडिया में हो सकता है, सिर्फ इंडिया में, या इंडिया के विद इन किसी स्टेट में हो सकता है। राइट? तो ये चीजें सब WHO की जब आप वेबसाइट खोलोगे ना, आपको सब मिल जाएगा। व्हाट इज एपिडेमिक, व्हाट इज पेंडेमिक, व्हाट इज हेल्थ इमरजेंसी। अमीबा इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेटा। अमीबा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो कोई बीमारी का नाम नहीं है जो फैल रही है। ठीक है? जैसे वायरस है, जैसे बैक्टीरिया है, वैसे अमीबा होता है। दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियों को फैलाते हैं। ठीक है? तो उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, उसके बारे में पढ़ना। हेल्थ इमरजेंसी क्या होती है, ये आपने जरूर देखना है। हेल्थ इमरजेंसी लागू करने के लिए, देखो WHO हेल्थ इमरजेंसी लागू करता है। क्या कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए हेल्थ इमरजेंसी लगाने के लिए, और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए हेल्थ इमरजेंसी अनाउंस की गई? दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या निपाह वायरस के लिए हेल्थ इमरजेंसी अनाउंस की गई? राइट? नहीं की गई है। क्या आपका जो कोविड-19 है उसके लिए हेल्थ इमरजेंसी WHO ने अनाउंस की है? बिल्कुल की गई है। लास्ट 10 सालों में कौन कौन से वायरस या कौन कौन सी बीमारी के लिए हेल्थ इमरजेंसी अनाउंस की गई है WHO के द्वारा? ये सारा डाटा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे सिंपल क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज हेल्थ इमरजेंसी। मान लो मेंस में आपसे 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया हेल्थ इमरजेंसी के ऊपर, क्योंकि जितना आजकल बीमारियां फैल रही है ना, ऐसे क्वेश्चंस पूछना बहुत ही कॉमन चीज है। और ऐसे क्वेश्चंस स्टेट जो PCS के आप एग्जाम देते हो उसमें तो जरूर पूछे जाते हैं, चाहे हिमाचल का दे लो, चाहे पंजाब का दे लो, चाहे हरियाणा का दे लो, ये बेसिक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं व्हाट इज हेल्थ इमरजेंसी, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन आते हैं 4-4 नंबर वाले, 60 वर्ड्स में आपने एक्सप्लेन करना है। तो आपको बताना पड़ेगा हेल्थ इमरजेंसी कौन लगाता है और हेल्थ इमरजेंसी लगाने के लिए क्या बेसिक कंडीशंस चाहिए। ये सारा डाटा आपकी नोटबुक्स में होना चाहिए। राइट? तो यहां पे देखो, द प्रिवेंटिंग मेजर्स रेकमेंडेड बाय WHO इंक्लूडिंग वैक्सीनेशन, maintaining distance from the ill individuals, staying home when unwell, testing and seeking medical care, wearing mask as appropriate, ensuring good ventilation and practicing regular hand washing। जैसे कोविड-19 भी जब आया था तो कुछ रेकमेंडेशंस दी गई थी WHO के द्वारा कि मास्क लगा के रखो, सैनिटाइजर आपके पास होना चाहिए, हैंड वॉशिंग आपने करते रहना है सोप के साथ, क्योंकि सोप का यही सीन होता है कि सोप क्या करती है, अगर आपके हाथ के ऊपर कोई भी बैक्टीरिया है या कोई भी वायरस है उसको अपने साथ बाइंड कर लेगी, और जैसे ही आपने हाथ धोया और उस सोप को आपने वॉश अवे किया तो वो वायरस बैक्टीरिया मरेगा नहीं, वो मरने नहीं वाला है, वो इनएक्टिव हो सकता है, वो सोप के साथ बह जाएगा, आपके हाथों से निकल जाएगा। जब आप कपड़े धोते हो तो सोप डालते हो, सोप क्या करता है? हाउ? ये बेसिक साइंस का क्वेश्चन है कि अगर आप डिटर्जेंट यूज कर रहे हो कपड़े क्लीन करने के लिए तो वो कैसे क्लीन करता है? हाँ, कपड़े के साथ जो डर्ट की बाइंडिंग है उसको क्या है, वीक करता है, और सोप के साथ बाइंडिंग हो जाती है किसकी? डर्ट की, और बाद में पानी के साथ क्या कर दिया जाता है, वो वॉश अवे हो जाता है। अच्छा, एक चीज तुम लोगों ने मुझे और बतानी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर। ये मैं तुम लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में पूछने वाला हूं, व्हाट इज सॉफ्ट वाटर, व्हाट इज हार्ड वाटर, ये क्या चीज है? जो हम्म
जरूरी नहीं है कि यही होगा, या ये परफेक्ट डेफिनेशन है कि जो झाग बनाता है वो आपका सॉफ्ट है और जो झाग नहीं बनाता है वो हार्ड है, ये डेफिनेशन है इसकी। ये उसकी एक प्रॉपर्टी हो सकती है, आप बोल सकते हो, राइट। तो ये आपने मुझे बताना है व्हाट इज सॉफ्ट वाटर, व्हाट इज हार्ड वाटर। ये बेसिक चीजें होती हैं, इसको बोलते हैं जर्नल साइंस, जो आपको पता होनी चाहिए, राइट। ये बच्चों की किताबों में दिया होता है सब कुछ। Soft water has less than 17 parts per million. Slightly hard water has 17 to 60 parts per million. सही है, बट ये बहुत ज्यादा टेक्निकल होगी, एक लेमैन की भाषा में मुझे बताओ कि ये क्या चीज है, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, जो करंट अफेयर है, दैट इज अबाउट आपकी शैती हॉली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये क्या चीज है, ये कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज वैसे तो एनवायरमेंट में पढ़ ली होगी, लेकिन अगेन आपको मैं बता देता हूं जो आपने करना है। बहुत सारा होमवर्क मिल रहा है तुम लोगों को आज, क्योंकि कल छुट्टी है और तुम लोगों को वेले नहीं बैठने देना। आपने वैसे आई थिंक इकोलॉजी में, इन्वायरमेंट में पढ़ लिया होगा, व्हाट इज नेशनल पार्क एंड व्हाट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, नेशनल पार्क क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, राइट। ये तीन चीजें आपने मुझे बतानी है। ये क्वेश्चन पूछा गया, मैंने मेंस में क्वेश्चन देखा है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, इन तीनों को डिफरेंशिएट करो। इसी तरीके से आपने इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। अगर आपने कॉलेज में पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको ये पता होना चाहिए, राइट, इट इज इंपॉर्टेंट। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की यहाँ पे बात की जा रही है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके द्वारा क्या किया गया, हैज गिवन द स्टेट गवर्नमेंट अ 6 month डेडलाइन टू एड्रेस इश्यूज कॉजिंग द डिले इन नोटिफाइंग द इको सेंसिटिव जोन स्टेटस इन द शैतीहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो जो आपको ये शैतीहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहां पे देखने को मिलेगी, कर्नाटका में। इसमें 6 महीने की डेडलाइन दी गई है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को, ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा, किसको, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को, कि 6 महीने के अंदर अंदर इको सेंसिटिव जोन जो है इस सेंचुरी के आसपास बनाओ। इको सेंसिटिव जोन का मतलब क्या है, मान लो ये आपके पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इको सेंसिटिव जोन मतलब उसके आसपास एक आप जोन क्रिएट करोगे, मतलब एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया क्रिएट करोगे। कितना होता है वो, 10 किलोमीटर का। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके चारों तरफ 10 किलोमीटर का प्रोटेक्टेड एरिया इको सेंसिटिव जोन बनाओगे। इको सेंसिटिव जोन का मतलब क्या है, वहां पे आप कुछ एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट कर दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगाई जा रही है, अगर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास आप इंडस्ट्री लगाओगे तो क्या होगा, उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पोल्यूशन फैलेगा, और अगर पोल्यूशन फैलेगा तो वहां का टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, वहां की जो एयर है उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज हो सकते हैं, जिसकी वजह से इंपैक्ट किसके ऊपर होगा, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रहने वाले एनिमल्स या बर्ड्स जो भी होंगे वहां पे उसके ऊपर, जिससे क्या है, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो खराब हो सकता है। तो आपको क्या करने की जरूरत है, जैसे आपके पास ताज जोन नहीं है, ताजमहल के आसपास एक एरिया है जिसमें आप कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, वैसे ही इको सेंसिटिव जोन होता है, जो कौन डिक्लेयर करेगी, स्टेट गवर्नमेंट। तो 6 महीने की डेडलाइन दी गई है किसके द्वारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा, कि जो आपकी ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके अराउंड इको सेंसिटिव जोन जो है वो बनाओ, राइट। अब यहाँ पे आपको इको सेंसिटिव जोन के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज जोन। आपके नोट्स में शायद नहीं दिया हुआ है, मैं आपको भेज दूंगा इन्फॉर्मेशन, लेकिन इसको सुन लो। तो यहाँ पे अगर हम इको सेंसिटिव जोन की बात करते हैं, देन द नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान अब 2002 से लेके 2016, तो 2002 से लेके 2016 के लिए एक नेशनल एक्शन प्लान लाया गया, किसके लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए। वाइल्ड लाइफ मतलब जो भी आपके जंगली जीव जंतु है उनके लिए एक आपने एक्शन प्लान लेके आए हो। और वो जो एक्शन प्लान है उसी के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा क्या है, डिक्लेयर किया गया कि जो आपके ये नेशनल पार्क होंगे या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होंगे, इनके आसपास 10 किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन बनाया जाएगा। तो कहां पे मेंशन किया गया है, नेशनल
वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के अंदर। और ये एक्शन प्लान कब से लेके कब तक था? 2002 से लेके 2016 तक का, राइट? इसको आपने याद रखना है। देन the wildlife sanctuaries as eco-fragile zone or eco-sensitive zone under the Environment Protection Act of 1986। अगर हम Environment Protection Act की बात करते हैं ना, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो आपका Environment Protection Act है 1986 वाला, क्या उसके अंदर इको सेंसिटिव जोन्स को एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है? क्या सीधे तौर पे मेंशन किया गया है कि इको सेंसिटिव जोन होने चाहिए? नहीं। बट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो बात करता है कि आप एक ऐसा एरिया क्रिएट कर सकते हो किसी भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास, जिससे क्या आप उस नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर के हैबिटेट को प्रोटेक्ट कर सको। तो वहां से डिराइव कर लिया हमने एक कंसेप्ट, दैट इज इको सेंसिटिव या इको फ्रेजाइल जोन्स। तो अगर आपको कोई बोले कि सीधा सीधा नेशनल प्रोटेक्शन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये लिखा गया 1986 के अंदर, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वहां से डिराइव किया गया, वहां पे एक्सप्लिसिटली नहीं इम्प्लिसिटली आप बोल सकते हो लिखा गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट? अब यहाँ पे देखो प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज क्या होती हैं, इस जोन के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज को प्रोहिबिट किया जाता है। तो एग्जांपल देखो, कमर्शियल माइनिंग, मतलब कोयले की माइनिंग नहीं आप कर सकते, आप गोल्ड की माइनिंग नहीं कर सकते, सिल्वर की माइनिंग नहीं कर सकते, कोई भी कमर्शियल माइनिंग यहाँ पे नहीं होगी। कमर्शियल माइनिंग मतलब बड़े लेवल पे जो माइनिंग की जाती है। सेकंड चीज अगर हम बात करें तो सॉ मिल्स नहीं लगेंगी। सॉ मिल्स मतलब ये जो जहां पे लकड़ियों को आप बोल सकते हो, सॉ मतलब आरा, जहां पे लकड़ियों को काटा जाता है, देखा होगा आपने आसपास अपने। आरा समझते हो क्या होता है? सॉ, SAW, सॉ मिल्स। तो वो सॉ मिल्स आप यहाँ पे नहीं लगा सकते। मतलब क्या है, टिम्बर के रिलेटेड जो आपकी मिल्स है वो यहाँ पे नहीं लगेंगी, जहाँ पे लकड़ियों को काटा जाएगा बेचने के लिए एंड ऑल, वो नहीं होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे सॉ मिल लगेगी ऑटोमेटिकली, तो वो जो पेड़ पौधे काटेंगे कहाँ से काटेंगे? इसी जंगल से काटेंगे, इसी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से काटेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनका हैबिटेट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सिंपल चीज है ना। देन हमारे पास है इंडस्ट्रीज कॉजिंग पोल्यूशन। कोई भी इंडस्ट्री जो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन कॉज कर रही है, उसको आप इस जोन में नहीं लगाओगे। अच्छा, कुछ हमारे पास रेगुलेटेड एक्टिविटीज होती है, मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो प्रोहिबिटेड तो नहीं है इस इको सेंसिटिव जोन में, बट उसको रेगुलेट किया जाएगा, मतलब उसके ऊपर कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। उन रिस्ट्रिक्शंस के अधीन रहकर वो एक्टिविटीज आप यहाँ पे कर सकते हो। तो उसकी अगर हम बात करते हैं वो कौन कौन सी है, जैसे फॉर एग्जांपल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ होटल्स एंड रिसोर्ट्स। अब ये आपके पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके आसपास का जो 10 किलोमीटर का एरिया है उसमें आप होटल या रेस्टोरेंट बना सकते हो, बट उस होटल रेस्टोरेंट के ऊपर कुछ ना कुछ आप बोल सकते हो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी कि ये काम आप कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। लगाया जा सकता है, प्रोहिबिटेड नहीं है, वहां पे होटल आप बना सकते हो बट विद रिस्ट्रिक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई वहां पे बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बनता है, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारा गंदा जो पानी है, जो सीवरेज वाटर है, वहां से निकलेगा। तो वहां पे रिस्ट्रिक्शन क्या लग जाती है कि आप जितना भी सीवरेज वाटर निकाल रहे हो वो सारे का सारा आप होटल के अंदर ही ट्रीट करने के बाद फिर आप आसपास के एरियाज में उसको छोड़ोगे। और ये जो रेगुलेशन है ये आज के टाइम पे ऑलमोस्ट हर एक इंडस्ट्री के लिए, हर एक होटल के लिए, कि आपका जितना भी वेस्ट निकल रहा है उसको आप ट्रीट करने के बाद बाहर निकालोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके हॉस्पिटल्स होते हैं, अब यहाँ पे हॉस्पिटल बनाना हो आप बना सकते हो, हॉस्पिटल में से जो बायो वेस्ट निकलेगा, जो केमिकल वेस्ट निकलेगा, हॉस्पिटल अपने हॉस्पिटल के अंदर ही उसको ट्रीट करने के बाद फिर उसको वेस्ट मटेरियल में जाने देगा। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी सिरिंजेस होती हैं, बहुत सारी सुइयां होती है, टीके लगाते हैं, बहुत सारी सुइयां होती हैं, दवाइयां होती हैं, दवाइयों की पैकेजिंग होती है, उसमें केमिकल्स होते हैं। अगर आप उसको एज इट इज कचरे के डब्बे में फेंक दो तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है और बहुत सारी बीमारियां फैल सकती है। मान लो वहां पे कोई सिरिंज थी जिसका इस्तेमाल किया गया किसी एड्स वाले पर्सन के ऊपर, उसको आपने क्या किया, एज इट इज कचरे में फेंक दिया, तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। वहां से जितनी भी सुइयां, जितनी भी सिरिंजेस होती है, उसको क्या है, स्टरलाइजेशन करने के बाद उसको निकाला जाता है। स्टरलाइजेशन का मतलब क्या है, एक टेम्परेचर के अंदर उसको रखा जाएगा जहां पे उसके ऊपर जितना भी वायरस बैक्टीरिया होगा सारा मर जाएगा, उसके बाद आप उसको क्या करोगे, वेस्ट में डालोगे। ये चीज की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास परमिटेड एक्टिविटीज कौन कौन सी हो सकती है जो आप यहाँ पे कर सकते हो। एग्रीकल्चर की जा सकती है,
हॉर्टिकल्चर की जा सकती है, राइट। देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा सकती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा सकती है, इससे कोई भी नुकसान आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आपने याद रखना है। येलो बॉक्स में डालते हैं इंजेक्शंस को, यस, एंड वाइट फॉर कॉटन। हाँ, यही किया जाता है हॉस्पिटल्स की, जब हम बात करते हैं इंजेक्शन वगैरह जो होते हैं उसको येलो बॉक्स में रखा जाता है कि उसको ट्रीट करना होता है अपने फर्दर। और जो कॉटन वगैरह है, क्योंकि बहुत यूज की जाती है, कॉटन हो गया या पट्टियां जो यूज की जाती हैं, उसको आप डालोगे व्हाइट बॉक्स के अंदर, क्योंकि उसमें क्या ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन इंजेक्शन वाला ट्रीटमेंट नहीं उसको चाहिए, स्टरलाइजेशन नहीं आपको चाहिए, राइट। देन हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, दैट इज अबाउट नासा टू ट्रेन इंडियन एस्ट्रोनॉट्स फॉर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में आपने सुना होगा, कोई नई चीज नहीं है। आपको एक स्पेस शिप देखने को मिलती है, कहां पे? स्पेस के अंदर, अर्थ के अराउंड लो ऑर्बिट के अंदर आपको एक स्पेस शिप देखने को मिलेगी, जिसमें यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस, ये सब का आप बोल सकते हो कंट्रीब्यूशन। अब उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नासा के द्वारा कुछ इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन किया जाएगा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो जो स्पेस शिप है, वहां पे जाने के लिए। अब ऐसा क्यों है? इंडियन एस्ट्रोनॉट को क्यों आप ट्रेन करवा रहे हो? क्योंकि इंडिया खुद की स्पेस शिप बनाने जा रहा है। तो अगर आप अपनी स्पेसशिप बनाने जा रहे हो तो आपके जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो रेडी होने चाहिए उस स्पेसशिप को मैनेज करने के लिए। तो क्यों ना हम उनसे ट्रेनिंग ले जो ऑलरेडी इस चीज को कर रहे हैं। नासा के द्वारा स्पेसशिप बनाई गई है, उनको सब पता है कैसे बनती है स्पेसशिप और वहां पे क्या करना होता है, किस तरीके से करना होता है, क्योंकि वहां पे जो आपके साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉट रह रहे हैं, अब स्पेसशिप के अंदर ग्रेविटी नहीं है। जब ग्रेविटी नहीं है तो आप हवा में उड़ते हो। अगर आपने स्पेसशिप की कभी वीडियोस देखी हो, जो आईएसएस की वीडियोस देखी हो, तो वहां पे आप चल नहीं सकते हो, आपको उड़ना पड़ता है, आप बोल सकते हो। वॉशरूम भी जाना है, पानी भी पीना है, आप पानी के लिए अगर मान लो आपने अपनी बॉटल को ओपन किया, पूरे का पूरा पानी हवा में ऐसे फैलने लग जाएगा, ड्रॉप्स आपको दिखने लग जाएंगी, अब उसको पियोगे कैसे? और जो लोग इंटरनेशनल स्पेसशिप के अंदर रह के आते हैं 3-3 4-4 महीने, तो वो भूल जाते हैं कि खड़ा कैसे हुआ जाए। ग्रेविटी के वो हैबिचुअल नहीं रहते। आपने बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट को देखा होगा इंटरव्यू के दौरान गिर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनकी जो हड्डियां हैं वो वीक हो जाती है जब आप विदाउट ग्रेविटी रहते हो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो वो सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है किसको? इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को। क्यों? क्योंकि इंडिया फ्यूचर में 2035 तक खुद की इंडियन एक छोटी सी स्पेस शिप जो है उसको लॉन्च करने जा रहा है। वो सिर्फ इंडिया की होगी, जिसमें क्या है, इंडियन एस्ट्रोनॉट आप बोल सकते हो स्पेस के अंदर रह के कुछ रिसर्च कर पाएंगे। और बहुत जल्द जो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसको खत्म कर देना है, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है वो खत्म होने वाला है। मतलब हर एक चीज की एक लाइफ होती है ना, वो खत्म होने वाली है। इसको पैसिफिक ओशन के अंदर गिरा दिया जाएगा, सबमर्ज करवा दिया जाएगा, राइट। तो ये आगे आपको फ्यूचर न्यूज में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो क्या न्यूज में हमारे पास चल रहा है। यूएस स्पेस एजेंसी दैट इज नासा विल ट्रेन इंडियन एस्ट्रोनॉट फॉर द मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बाय द एंड ऑफ 2024। 2024 के आखिर तक हमारे कुछ एस्ट्रोनॉट्स को नासा जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने के लिए ट्रेन करेगा। हमारे कुछ एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे, उस एनवायरनमेंट को देख के आएंगे, जो कि हमारा जो फ्यूचर स्पेस स्टेशन का मिशन है उसमें वो इन्वॉल्व हो सके। सिंपल चीज है। दिस वॉज रिवील्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटर, जिनका नाम है बिल नेल्सन, ड्यूरिंग हिज दिल्ली विजिट। तो नासा के जो ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटर है उनके द्वारा ये बात बताई गई जब वो दिल्ली में आए थे। He also said another major program emerging from India-US collaboration would be NISAR satellite, which is to be launched in the first quarter of 2024। निसार सैटेलाइट के बारे में शायद आपने अगर न्यूज में कहीं पे सुना हो, अगर नहीं भी सुना है तो इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जो निसार सैटेलाइट है इसको इस करंट अफेयर के लास्ट में जाके हम डिस्कस करेंगे। निसार बहुत इंपॉर्टेंट है। निसार आता कहां से आपका? इट इज नासा एंड इसरो। नासा एंड इसरो के द्वारा मिलके एक सैटेलाइट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया जाना है 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में। मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीने के अंदर अंदर ये लॉन्च होने वाला है। जहां पे क्या है, यूएसए
का नासा एंड इंडिया का इसरो, इन दोनों की कोलैबोरेशन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे इंडियन स्पेस स्टेशन क्या है, क्योंकि मेजर मुद्दा यही है, इसी के लिए हमारे एस्ट्रोनॉट्स को तैयार कर रहा है कौन, नासा। तो ये है क्या चीज, सो इंडिया प्लैन्ड स्पेस स्टेशन इज कॉल्ड भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन या अंतरिक्ष स्टेशन। अंतरिक्षा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि संस्कृत में वर्ड ऐसे लिखा जाता है, ए लगती है लास्ट में। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, या फिर आप बोल सकते हो इंडियन स्पेस स्टेशन। It will be built by India and operated by Indian Space Research Organization. इसरो के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाएगा, इंडिया के द्वारा बनाया जाएगा। The space station is expected to be completed by 2035। 2035 तक ये हो जाएगा। दूसरी चीज रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा बोली गई कि 2023 तक इंडिया खुद का जो आपका स्पेस स्टेशन है वो लॉन्च करेगा, और 2040 तक इंडिया अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजेगा कहां पे, मून पे। अभी तक हमारे एस्ट्रोनॉट्स इसरो की तरफ से मून पे नहीं गए हैं, हमारे एस्ट्रोनॉट गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि पहले जो इंडियन पर्सन है वो कौन रहे हैं जिन्होंने मून के ऊपर कदम रखा है, राकेश। कहां से है वो, पटियाला से, बहुत क्लोज है आपके, राइट। लेकिन क्या इसरो की तरफ से गए हैं, क्या इसरो की तरफ से गए हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इसरो की तरफ से आज तक कोई भी एस्ट्रोनॉट नहीं गया है जिसने मून के ऊपर कदम रखा, तो वो चीज भी हम पॉसिबल करवाएंगे कब तक, 2040 तक। तो 2 मिशन आपके प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किए गए, एक तो इंडियन आपका जो स्पेस स्टेशन है 2035 तक, और मून के ऊपर इंडियन एस्ट्रोनॉट्स की लॉन्चिंग बाय 2040। मतलब जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अब देखो 2035 2040 बहुत दूर है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन स्पेस मिशन जो आपके हैं उसके बारे में बताओ, या फिर इसरो की जो ग्रोथ है, इसरो की जो अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में बताओ। उसमें आप क्या कर सकते हो, आप चंद्रयान 1 के बारे में, चंद्रयान 3 के बारे में, आप आदित्य L1 के बारे में, जितने भी हमारे मिशन आए हैं वो अचीवमेंट में लिख सकते हो, और फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं उसमें आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो। अभी 2035-40 बहुत दूर है, तो जितनी भी आपने मेंस लिखनी है लिखते जाओ, राइट। नेक्स्ट देखो फीचर्स क्या रहेंगे इंडियन स्पेस स्टेशन के, विल बी स्मॉलर देन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आपको एक से ज्यादा कंट्रीज देखने को मिल रही है, तो उनके अलग अलग वहां पे जोन्स बने हुए हैं, तो काफी बड़ा है वो। इंडियन स्पेस स्टेशन जो है वो कंपैरेटिवली छोटा रहने वाला है। इट विल हैव मास ऑफ 20 टन्स एंड विल बी यूज्ड फॉर माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स। तो ये जो है खास तौर पे अगर हम बात करें तो ग्रेविटी से दूर जाके जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उसके लिए यूज किया जाएगा। क्योंकि देखो सिंपल चीज है, अगर आप अर्थ के ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो बड़ा मुश्किल होता है कि ग्रेविटी के बिना वो एक्सपेरिमेंट आप कर पाओ, बट जब आप स्पेस स्टेशन में जाके उस एक्सपेरिमेंट को करोगे तो विदाउट ग्रेविटी आप कर पाओगे। क्योंकि जितने भी आपके स्पेस मिशन है, मून पे जाना है या मार्स पे जाना है, कुछ भी करना है, क्या वहां पे ग्रेविटी है, क्या वहां पे अर्थ लाइक ग्रेविटी है, नहीं है। तो वहां पे आपको विदाउट ग्रेविटी किस तरीके से चीजें वर्क करती है उसके एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। देन अगर हम बात करें, इट विल ऑर्बिट अर्थ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अराउंड 400 किलोमीटर। तो हमारे सरफेस से 400 किलोमीटर ऊपर आप बोल सकते हो अर्थ के अराउंड ये घूमता रहेगा। आज भी यही है, जो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो भी ऐसे करता है। ये आपके पास अर्थ है, यहां से अराउंड 400 से 500 किलोमीटर के बीच में एक स्पेसशिप आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी, जो अर्थ के अराउंड इस तरीके से रिवॉल्व करती रहती है। और इसी तरीके से हमारा इंडियन स्पेस स्टेशन जो स्पेसशिप है वो करेगी। नेक्स्ट देखो, व्हाट नीड्स टू बी डन। इस स्पेस स्टेशन को प्रॉपरली बिल्डअप करने के लिए क्या क्या करने की जरूरत है। नंबर 1, इंडिया हैज शोन इट्स प्रोवेस या फिर स्किल आप बोल सकते हो। प्रोवेस क्या होता है, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का स्किल। प्रोवेस मतलब क्वालिटी स्किल। इंडिया हैज शोन इट्स क्वालिटी स्किल सैटेलाइट डेवलपमेंट, बट कंस्ट्रक्टिंग एंड मेंटेनिंग अ स्पेस स्टेशन रिक्वायर्स अ कंप्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स। देखो इंडिया बहुत मशहूर है वर्ल्ड लेवल पे अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर। हमारे जैसे रॉकेट्स
इतनी अच्छी क्वालिटी और इतने अफोर्डेबल, मेजर मुद्दा होता है कि क्वालिटी भी है और सस्ता भी है, आप बोल सकते हो। तो अफोर्डेबल रॉकेट्स इंडिया जैसे आज तक कोई नहीं बना पाया। अगर ऐसा होता तो क्यों बाहर की कंट्रीज हमारे रॉकेट्स का इस्तेमाल करके अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च करवा रही हैं। आपको आए दिन हर साल में 2 या 3 बार न्यूज मिल जाएगी कि इस कंट्री के इतने सैटेलाइट इसरो के रॉकेट ने लॉन्च करके दिए हैं। तो हमारी जो रॉकेट टेक्नोलॉजी है बेस्ट है। हमारी ये जो आप बोल सकते हो रिमोट सेंसिंग की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, रिमोट सेंसिंग हमारी इतनी अच्छी नहीं है, बट हमारी रॉकेट की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत अच्छी है। रिमोट सेंसिंग मतलब क्या है, अर्थ की इमेजेस वगैरह लेना। जीपीएस जैसे आपके पास हो गया, जीपीएस के लिए आज भी हम कहीं ना कहीं नासा के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन रॉकेट के लिए हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। रॉकेट के फ्यूल के लिए हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो उसमें हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट एक रॉकेट बनाना और स्पेस स्टेशन को मैनेज करना, दीज आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। तो हमें उसके लिए रिसर्च करने की जरूरत है। सेकंड देखो, इट इन्वॉल्व्स लाइफ सपोर्ट सिस्टम, रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी। अब देखो, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, मैंने आपको बोला कि अगर आप स्पेस स्टेशन में जाते हो वहां पे पानी पीना भी मुश्किल हो जाता है, उसके लिए भी आपको स्पेशल तरीके का वाटर चाहिए, स्पेशल तरीके की आप बोल सकते हो रहने के लिए एनवायरनमेंट वहां पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा। लाइफ सपोर्ट सिस्टम में अगर बंदे को वहां पे कुछ हो जाता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कुछ हो जाता है, तो किस तरीके से आप उसको वहां पे हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। तो बहुत कुछ है आप बोल सकते हो अभी रिसर्च करने के लिए, तभी 2035 बोल रहे हैं, 2030 नहीं बोला, अभी बहुत दूर है आप बोल सकते हो, अभी हम 23 में चल रहे हैं। नेक्स्ट, इंडिया विल नीड सिग्निफिकेंटली अपग्रेड्स इट्स टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज टू मीट दीज डिमांड। तो मैंने कल ही आपको पढ़ाया सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, सेकेंडरी सेक्टर आपकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करवाता है। नई नई इनोवेशन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कौन करवाता है हमारे देश में, सेकेंडरी सेक्टर। देखो जब भी हम बात करते हैं तो आपके पास DRDO न्यूज में देखने को मिल जाएगा, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा है। DRDO क्या करता है, डिफेंस रिलेटेड, स्पेस रिलेटेड बहुत सारी रिसर्च कर रहा है। और दूसरा तो हमारे पास है ही है, दैट इज इसरो। ये दो ऑर्गेनाइजेशंस है जो आपको खास तौर में न्यूज में मिलने देखने को मिलेंगी जब हम स्पेस रिलेटेड रिसर्च की बात करते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए तो इतना आगे जा चुका है, नासा तो इतना आगे पहुंच चुका है कि आज वो बात कर रहे हैं कि मार्स के ऊपर कैसे इंसान को पहुंचाया जाए। मून की वो बात नहीं कर रहे क्योंकि मून पे वो जा चुके हैं, आज वो बात कर रहे हैं मार्स पे हम कैसे जा सकते हैं। आज वो बात कर रहे हैं कि हमारी स्पेस आर्मी कैसे क्रिएट की जा सकती है। हम अभी उन चीजों से बहुत दूर है। नासा ने अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना भी लिया, रिसर्च भी कर ली, वो खत्म भी होने वाला है, उसकी जरूरत खत्म होगी, आप एक तरीके से बोल सकते हो। इंडिया अभी स्टार्ट कर रहा है, तो तभी हम नासा के साथ इतना कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ऐसी सैटेलाइट मिशन के लिए एंड ऑल, जो कि हम उनसे सीख सके वो चीजें, सिंपल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इंडिया को बजट इंक्रीज करने की जरूरत है। ऑटोमेटिकली आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आपके पास दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, प्लस दुनिया की सबसे ज्यादा गरीबी भी आपको आपकी कंट्री में देखने को मिल रही है, माल न्यूट्रिशन आपको अपनी कंट्री में देखने को मिल रहा है, तो वहां पे पॉसिबल नहीं हो पाता है, आप बोल सकते हो, स्पेस मिशंस के ऊपर इतना ज्यादा इन्वेस्ट करना। अगर मान लो मैं आपको बोल दूं, जैसे फॉर एग्जांपल चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें स्पेशल चीज क्या है, चंद्रयान 3 या चंद्रयान 2 इतना स्पेशल क्यों था, वर्ल्ड ने इतना फोकस उसके ऊपर क्यों किया। क्योंकि जो आपका चंद्रयान 3 की अगर हम बात करें, सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें, तो उसके ऊपर पैसा कितना लगाया गया है, 450 मिलियन, 600 करोड़ सिर्फ। और जो बहुत कम है अगर देखा जाए तो, बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि यूएसए नासा जब इस तरीके की टेक्नोलॉजी बिल्डअप करता है तो हजारों करोड़ रुपया वहां पे लगता है, और हमने सिर्फ कुछ 100 करोड़ में ही उस मिशन को डन किया है। दैट इज द अचीवमेंट।
चंद्रमा के ऊपर पहुंचना इज नॉट द अचीवमेंट, वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग करवाना वाज द अचीवमेंट, एंड इतने कम पैसे में इतना अच्छी टेक्नोलॉजी बिल्डअप करना वाज द अचीवमेंट। और यही इसरो में आपको देखने को मिलेगा। इसरो के जो रॉकेट्स हैं, क्यों वो वर्ल्ड लेवल पे मशहूर हैं? क्योंकि वो सस्ते में बनते हैं। क्यों नासा अपनी कुछ सैटेलाइट्स इसरो से लॉन्च करवाता है? क्योंकि खर्चा कम होता है। और यही अचीवमेंट है इंडियंस की, राइट? ऐसा कुछ हमने नहीं बना दिया जो आज तक वर्ल्ड में बना ना हो। हमने ऐसा बनाया है जो वर्ल्ड के कंपैरेटिवली सस्ता है, और क्वालिटी को अफोर्डेबिलिटी के साथ मर्ज करना, यही सबसे बड़ी आपकी टारगेट रहता है। सिंपल चीज है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, गेन एक्सपर्टीज इन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स। तो ये हम किससे सीख सकते हैं? जो एक्सपर्टीज है, जो हमारे एक्सपर्ट्स बनाए जा सकते हैं, हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जा सकती है, किसके द्वारा? नासा के द्वारा। इसकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार की, दैट इज योर निसार। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, इसकी हम बात कर रहे हैं। मैं आपको एक मिनट रुको, एक मिनट दो मुझे बस। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं निसार और नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार सिस्टम की, इज अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट बिटवीन नासा एंड इसरो। व्हेन इट इज लॉन्च्ड, निसार विल बी द फर्स्ट रेडार इमेजिंग सैटेलाइट टू यूज ड्यूल फ्रीक्वेंसीज, जिसमें हमारे पास एल बैंड की एंड एस बैंड की फ्रीक्वेंसीज को इस्तेमाल किया जाएगा। द मिशन विल सर्वे ऑल ऑफ द अर्थ, लैंड एंड आइस कवर्ड सर्फेसेज एवरी 12 डेज। तो ये है क्या आपके पास? इसको ध्यान से देखो। तो अगर हम बात करते हैं निसार की, तो निसार में हमारे पास दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक है नासा और दूसरा हमारे पास है इसरो। तभी इसको हमने क्या बोला कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार सिस्टम, जिसे क्या किया जाएगा? एक सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया जाएगा जो अर्थ के अराउंड क्या है? रिवॉल्व करेगा। तो यहाँ पे एक सैटेलाइट आपका जो है वो लॉन्च किया जाएगा, जो क्या है? हर 12 दिन में एक चक्कर जो है वो अर्थ के अराउंड कंप्लीट करेगा। और अर्थ के ऊपर जितने भी सर्फेसिस है, चाहे आपके पास प्लेन सरफेस है, चाहे आपके पास माउंटेनियस सरफेस है, चाहे आपके पास आइस कैप्स है, इन सब की इमेजिनिंग जो है वो 12 दिन के अंदर कंप्लीट कर देगा। तो जो निसार सैटेलाइट सिस्टम है, जिसको नासा एंड इसरो ने डेवलप किया है, 12 दिन के अंदर आपकी पूरी अर्थ की इमेजिनिंग ये कंप्लीट कर देगा। तो इससे क्या होगा? आपको अर्थ के अलग अलग रीजन्स के बारे में पता चल पाएगा कि कहां पे क्या हो रहा है। अगर हम बात करते हैं क्लाइमेट की वजह से जो आइस कैप्स है वो मेल्ट हो रही हैं, तो आपको पता चल पाएगा कि कहां पे कितनी मेल्ट हो रही है, क्योंकि आप फिजिकली वहां पे प्रेजेंट नहीं हो सकते। क्या आप एंटार्क्टिका में फिजिकली जाके देख सकते हो? क्या आप आर्कटिक ओशन में देख सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। बट इस सैटेलाइट की मदद से उस चीज को हम फाइंड आउट कर पाएंगे, और यही इसकी सबसे बड़ी एप्लीकेशन है, राइट? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मेजर एम क्या है, अभी मैंने आपको बताया, द मेन एम ऑफ द निसार सैटेलाइट इज टू ऑब्जर्व द मोस्ट कॉम्प्लेक्स natural processes of the planet including ecosystem disturbances, then ice sheet collapse as well as earthquake, volcanoes and landslides। तो मतलब हमारी पूरी अर्थ के ऊपर किसी भी तरीके का नेचुरल या मैनमेड डिजास्टर आ रहा है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उसकी पिक्चर्स खींचने के लिए आप इस निसार सैटेलाइट को यूज करोगे। और ये 2024 के स्टार्टिंग में लॉन्च होने वाला है, जिसमें किसकी कोलैबोरेशन है? नासा एंड इसरो की। सिंपल, आपने इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अभी न्यूज क्या चल रही थी, नीचे आओ, की हाइलाइट्स ऑफ द न्यूज के ऊपर। तो इसमें क्या है? नासा विल हेल्प ट्रेन एंड इंडियन एस्ट्रोनॉट, द एस्ट्रोनॉट विल फ्लाई टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एट द एंड ऑफ 2024। तो हमारे कुछ एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा जाएगा 2024 के एंड तक, वहां पे वो रह के आएंगे। The astronaut would be selected by ISRO. The selection will likely to from among the 4 persons who have undergone basic space astronaut training in preparation for the गगनयान मिशन। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, गगनयान मिशन। गगनयान मिशन क्या है? ये तो बड़ा न्यूज में रहा है, आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज गगनयान मिशन? तो बड़े टाइम से न्यूज में चल रहा है। क्या है गगनयान?
गगनयान आपका जो मिशन है ये इसरो का मिशन है, जिसमें क्या है हमारे एस्ट्रोनॉट्स को 5 से 7 दिन के लिए क्या है आप स्पेस के अंदर रखोगे और उसके बाद वो वापस आ जाएंगे। तो हमारे पास एक तरीके से आप बोल सकते हो एक स्पेस क्राफ्ट होगा, जिसके अंदर क्या है हमारे 5 से 7 दिन के लिए एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस के अंदर ठहराया जाएगा और उसके बाद वो वापस आ जाएंगे कहां पे, अर्थ के ऊपर। इट इज नॉट अ स्पेस शिप, इट इज अ स्पेस क्राफ्ट। उस स्पेस क्राफ्ट के अंदर स्पेस बनी होगी अलग अलग बंदों के लिए, वो वहां पे बैठेंगे 6 से 7 दिन के लिए स्पेस में घूमेंगे, देन वापस लैंड करेंगे आप बोल सकते हो सॉफ्टली कहां पे, अर्थ के ऊपर। इससे हम क्या अचीव करना चाहते हैं कि हम भी हमारे एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस के अंदर अपनी टेक्नोलॉजी के साथ भेज सकते हैं। जब आप गगनयान को अचीव करोगे फिर ही तो आप बात करोगे ना कि हम स्पेस शिप भी बना सकते हैं। तो स्पेसशिप की अगर हम बात करें वो तो सालों साल ठहरी रहेगी या फिर आप बोल सकते हो रिवॉल्व करती रहेगी अराउंड द अर्थ, और वहां पे कभी भी आपके एस्ट्रोनॉट जाएंगे कभी भी वापस आएंगे, ये चलता रहेगा। तो उसके लिए आप बोल सकते हो मिनी प्रोजेक्ट है जिसको हम बोल रहे हैं गगनयान मिशन। इट इज इंपॉर्टेंट, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं गगनयान में ना जो आपका ये रॉकेट यूज किया गया है वो वही है जो आपका चंद्रयान 2 में यूज किया गया था। क्या था उसका नाम? चंद्रयान 2 में जो रॉकेट इस्तेमाल किया गया था उसका नाम क्या था? हाँ जी ऑनलाइन। नो, आदित्य तो मिशन है। आदित्य L1 जो है ये मिशन है फॉर द सन, जिसको लॉन्च करने के लिए PSLV का इस्तेमाल किया गया था। मैंने पूछा है चंद्रयान 3 के लिए कौन से रॉकेट का इस्तेमाल हुआ, तो मैंने बताया था इधर GSLV, आगे MK, नहीं MK3। तो यहाँ पे GSLV MK3 जो है इस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था फॉर चंद्रयान 3। तो इसको आपने याद रखना है। देखो GSLV PSLV ये हमारे रॉकेट्स के नाम है, राइट। इसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको भेजूंगा कि आज तक इंडिया ने शुरू से लेके आज तक कौन कौन से रॉकेट्स बनाए हैं। और जैसे जैसे मैंने आपको बोला GSLV MK2 MK1 और MK3, इसका मतलब क्या है? एडवांस टेक्नोलॉजी है। एडवांस टेक्नोलॉजी किस में कि कितना वेट जो है ये उठा सकता है, पेलोड। बिल्कुल सही। देखो सिंपल सी बात है, GSLV 1 की बात करेंगे, 2 की बात करेंगे, 3 की बात करेंगे, बेसिक डिफरेंस क्या है? GSLV MK1 से ज्यादा वेट उठा सकता है, पेलोड ज्यादा उठा सकता है 2, एंड 2 से ज्यादा उठा सकता है 3। और ये कैसे पॉसिबल होगा? जब आपके रॉकेट का खुद का वेट आप कम कर दोगे। रॉकेट का वेट कम कर दो तो उसके ऊपर भार आप ज्यादा ढो सकते हो, सिंपल चीज है। जैसे GSLV MK3 की बात करें तो अराउंड 5000 टन का जो वेट है ये उठा सकता है अराउंड, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें द साइंस ऑब्जेक्टिव फॉर द 2 वीक लॉन्ग मिशन विल बी डिसाइडेड बाय इंडिया। तो 2 हफ्ते के लिए जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजे जाएंगे बाय द नासा। तो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप सेटअप, तो नासा एंड इसरो के लिए एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया है जिसमें क्या है इसरो अपने कुछ एस्ट्रोनॉट भेजेगा और वो उनको ट्रेन करेंगे, उसी की बात कर रहे हैं। अच्छा लास्ट में हमारे पास है प्लान टू डीकमीशन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को नासा प्लान कर रहा है कि 2031 तक डीकमीशन कर देंगे। मतलब क्या है? इसको खत्म कर देंगे। खत्म कर देना मतलब जो लो ऑर्बिट है, जो 400 से 500 किलोमीटर ऊपर ये घूम रहा है, वहां से उसको उतार के अर्थ के ऊपर वापस लेके आना और किसी समुद्र के अंदर, समुद्र कौन सा रहेगा? ऑटोमेटिकली आपका पैसिफिक ओशन रहेगा क्योंकि नासा के पास वही है। तो पैसिफिक ओशन में उसको सबमर्ज कर देना, मतलब उसको खत्म कर देना। 2031 तक ये खत्म कर दिया जाएगा। इसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। हाँ, स्पेस डेब्रिस के लिए ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ोगे ना। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये चीजें सारी पढ़ाई जाती है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने बोला कि यहाँ पे निसार आपने क्या है लॉन्च कर दिया। अब निसार तो एक सैटेलाइट है,
एक सैटेलाइट सिस्टम है, इसको लॉन्च करने के लिए आप क्या करोगे, किसी ना किसी रॉकेट का इस्तेमाल करोगे। अच्छा, रॉकेट यहां से उड़ा, इसको लॉन्च करने के लिए तो आपको क्या देखने को मिलता है, इसरो के चैनल पे दिखाते हैं ना कि रॉकेट उड़ा, रॉकेट का एक पार्ट अलग हो गया, दूसरा पार्ट अलग हो गया, तीसरा पार्ट अलग हो गया, और फिर फाइनली सैटेलाइट वहां पे लॉन्च हो गया। अच्छा, सैटेलाइट ने कोई 2-3 साल के लिए काम किया, उसके बाद क्या है, वो सैटेलाइट स्विच ऑफ हो गया। क्या वो वापिस आया है? कुछ नहीं वापिस आया। रॉकेट के वो पार्ट जो लोअर वाले ऑर्बिट में रॉकेट में फेंके होंगे, वो तो देखो ग्रेविटी की वजह से कहीं ना कहीं गिरेंगे, और वो पहले से डिसाइडेड होता है कि वो कहां पे गिरने वाला है। तभी तो यहाँ पे देखो, आपने मोस्टली देखा होगा कि जो हमारा श्रीहरिकोटा है, जहां से लॉन्चिंग पैड आपका बना हुआ है, वो कहां पे है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश की बिल्कुल कोस्ट के ऊपर। अगर ये आपके पास आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, तो यहाँ पे श्रीहरिकोटा है, एक छोटा सा आइलैंड जो बे ऑफ बंगाल के साथ लगता है। यहां से लॉन्च करते हैं, क्यों? कि बे ऑफ बंगाल में अगर रॉकेट का नीचे वाला जो पार्ट जो गिरना होता है सबसे पहले, वो वहां पे गिर सके, राइट। और बाकी जो सारे पार्ट्स हैं वो तो स्पेस में घूम रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं स्पेस डेब्रिस। अब स्पेस डेब्रिस का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? मान लो कि मैंने यहाँ पे निसार सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च कर दिया, अब कोई स्पेस डेब्री घूमती घूमती आए, उसमें टकरा जाए, तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। कोई स्पेस डेब्री घूमती घूमती आए और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ टकरा जाए, खत्म। तो यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी बिल्डअप की जा रही है इन स्पेस डेब्रिस को खत्म करने के लिए। उसके बारे में हम आगे चल के फ्यूचर में पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या क्या टेक्नोलॉजी इंडिया के द्वारा, मतलब इसरो के द्वारा और नासा के द्वारा बिल्डअप की जा रही है। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि आपने अर्थ को तो पोल्यूट किया ही, अब आप स्पेस को भी पोल्यूट कर रहे हो, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, दैट इज अबाउट राइजिंग इंस्टांसेस ऑफ ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड। तो ऑनलाइन जो आपकी पेमेंट फ्रॉड है बहुत बढ़ते जा रहे हैं। ऑनलाइन पेमेंट एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा माध्यम आप बोल सकते हो एक डेवलपिंग कंट्री के लिए, क्योंकि आप पेमेंट को फास्ट कर पाते हो। जैसे जिस टाइम पे मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो जैसे घर वालों से पैसे मंगवाने हैं तो पहले फादर को बोला कि इतने पैसे चाहिए, वो बैंक में जाएंगे, बैंक में डिपॉजिट करके आएंगे। फिर मैं एटीएम कार्ड, पहले तो एटीएम कार्ड भी नहीं होते थे उस टाइम पे, ऐसे नॉर्मली नहीं मिलते थे, किसी किसी को मिलते थे, एक सर्टेन लिमिट चाहिए होती थी अकाउंट की। अगर एटीएम कार्ड है तो आप एटीएम में जाके निकलवा के लेके आओगे, अदरवाइज आपको बैंक में वो चिट भर के वहां से पैसा निकलवाना पड़ेगा। ये चीज देखी, ये मैंने देखी हुई ये चीज, और मैं भी बहुत पुराना नहीं हूँ, राइट। मतलब आज से अगर आप 6-7 साल पीछे जाओ, आपको ये दोनों चीजें देखने को मिल जाएंगी। आज क्या है, कोई आपको किसी भी तरीके की बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, लाखों रुपए आप बैठे बैठे 1 सेकंड में, 2 सेकंड में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो पिछले 6-7 सालों में ये जो यूपीआई हमारे पास आया है, इसने बहुत आसान कर दिया इस पेमेंट को, बट साथ ही साथ करोड़ों रुपए जो है वो फ्रॉड किए जा रहे हैं, यहाँ पे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। तो देखो क्या बोला जा रहा है, to curb the rising instances of online payment fraud, the government is planning to introduce minimum time for the transaction beyond a particular amount happening for the first time between two persons। यहाँ पे सरकार ने क्या बताया कि अगर कोई बंदा 2000 से ज्यादा रुपया एक पर्सन दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है, तो वहां पे कुछ टाइम लगेगा। कितना? 4 घंटे का टाइम। मान लो मैंने क्या है 2500 रुपया इसको ट्रांसफर करता है, मैं ट्रांसफर कर दूंगा, इधर से मैंने क्लिक कर दिया, क्विकली नहीं जाएगा, 4 घंटे के बाद जाएगा। वो 4 घंटे की विंडो आपके पास रहेगी कि अगर आपके अकाउंट से किसी ने फ्रॉड करके पैसा ट्रांसफर किया है, आपके पास मैसेज तो आ जाएगा कि इतने पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। आज लोगों के पास मैसेज आता है, वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं। ये होता है ना कि आपके पास मैसेज आया कि आपके अकाउंट में से इतने पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं, इस अकाउंट, आप कुछ नहीं कर सकते, वो पैसे वापस नहीं आने वाले आपके पास। वहां पे ट्रांसफर हुए, उस बंदे ने उसी टाइम निकाल लेने, कैसे वापस आएंगे? क्योंकि जिसने फ्रॉड किया वो अपने अकाउंट में रखेगा थोड़ी ना। यहाँ पे क्या होगा, मैंने ट्रांसफर किया, 4 घंटे लगेंगे ट्रांसफर होने में, मेरे पास मैसेज आ गया, मेरे पास 4 घंटे हैं उस ट्रांसफर को रोकने के लिए, तो मैं उसको रोक सकता हूँ और फ्रॉड से हम बच सकते हैं। बट इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके ऊपर देखने को मिलेगा। अगर कोई बंदा बोल रहा है कि मुझे क्विकली 50,000 रुपए चाहिए, क्विकली नहीं मिलेंगे।
4 घंटे का वेट करना पड़ेगा आपको बीच में। तो कहीं ना कहीं डिजिटल पेमेंट जो इतना फास्ट एंड फ्यूरियस था उसके ऊपर थोड़ी सी रोक लगने वाली है। तो मतलब जो डिजिटल पेमेंट ने इंडिया की ट्रांजैक्शन को इतना फास्ट कर दिया था वो थोड़ी सी स्लो हो जाएंगी, क्योंकि बड़ी ट्रांजैक्शन ही है जो इन्वेस्टमेंट के लिए एंड ऑल इन सब चीजों के लिए यूज की जाती है। 2000 से नीचे तो हमारे जैसे कि ये किसी करियाना शॉप पे करने हैं ट्रांसफर वही करते हैं, 2000 से नीचे तो, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले समझो कि किस किस तरीके की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम आपके पास है। तो सबसे पहले आपके पास है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जो NEFT, आपने सुना होगा बैंक वालों को बोलते हुए कि NEFT करवानी है। NEFT का मतलब क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग फंड्स फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर। एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में आपने क्या है, कंप्यूटर का इस्तेमाल करके पैसे जो है वो ट्रांसफर करने हैं। तो करप्शन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, किसकी वजह से जैस्मीन? किसकी वजह से करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है? ऑनलाइन पेमेंट्स की वजह से, यूपीआई की वजह से। यस बिल्कुल, ऑनलाइन ही करप्शन चल रहा है लोगों का। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, इट ऑपरेट्स ऑन द डेफर्ड नेट सेटलमेंट बेसिस व्हिच मींस ट्रांजैक्शन आर प्रोसेस्ड इन द बैचेस थ्रू आउट द डे। इसमें टाइम लगता है। एनईएफटी में ऐसा नहीं होता कि आपने इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने ऐसे हो जाएंगे, नहीं, टाइम लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप चेक नहीं लगाते, आपने चेक लगाया उसी टाइम आ जाते हैं पैसे अकाउंट में? नहीं, वो 1 दिन का या पहले 3 दिन का टाइम लगता था, अभी 1 दिन में हो जाता है, उससे जल्दी भी हो जाता है, मतलब थोड़ा टाइम लगता है। तो एनईएफटी थोड़ी सी पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसको यूपीआई ने एक तरीके से रिप्लेस कर दिया है, राइट। नंबर 2 है आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो इसमें क्या है? इट इज पेमेंट सिस्टम दैट अनेबल्स लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शन टू बी प्रोसेस्ड इन रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब क्या है? क्विकली, मतलब क्या है, आपने पैसे ट्रांसफर किए उसी टाइम उनके पास पहुंच गए। तो इसमें क्या है? लार्ज अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए है, सिंपल चीज है जो बिजनेसेस इस्तेमाल करते हैं। देन इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, ये क्या है? इट इज एन इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम दैट अनेबल्स कस्टमर टू ट्रांसफर फंड इन रियल टाइम 24/7। जो ऊपर वाला आपके पास है ना आरटीजीएस, उसमें 24 घंटे नहीं होता है, जब बैंक बंद हो जाएगी ना उसके बाद वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। लेकिन जो नीचे वाला है IMPS, इसमें क्या है? 24 घंटे आप ट्रांसफर कर सकते हो, रात के चाहे 12 बजे ट्रांसफर कर लो। तो ये 3 टेक्नोलॉजीज हमें देखने को मिलती थी ज्यादातर हमारे देश में यूपीआई आने से पहले। यूपीआई ने एक तरीके से इन सब को रिप्लेस ही कर दिया है। आज के टाइम पे हर बंदा यूपीआई पेमेंट जो है वही ट्रांसफर करता है। तो यूपीआई की सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखो, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। वन ऑफ द यूपीएससी के पेपर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ था, पता नहीं सीडीएस में पूछा हुआ था शायद। यूपीआई की फुल फॉर्म, इट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको आप याद रखो। तो ये क्या चीज है? यूपीआई इज एन इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय इंडिया बाय नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आपको पता करना है कि NPCI क्या है, कब बनाया गया है, कौन इसको रेगुलेट करता है, क्या आरबीआई इसको रेगुलेट करता है या नहीं करता है, राइट। और यूपीआई इसी के द्वारा बनाया गया है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मतलब कोई ना कोई कंपनी है, कॉर्पोरेशन जब आपने बोल दिया तो एक इंस्टीट्यूशन है, कंपनी है, सरकारी कंपनी। चेक वगैरह आ जाएंगे जिसमें आप बोल सकते हो कि इंस्टेंट ट्रांसफर हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मान लो मैंने पैसे डलवाने अपने अकाउंट में, मैंने अपने अकाउंट में पैसे डलवाने हैं, मैं क्या करूंगा? मैं एक स्लिप होती है जो डिपॉजिट वाली, उसको भर के दूंगा, साथ में पैसे दूंगा, उसी टाइम मेरे अकाउंट में शो हो जाते हैं, उसी टाइम शो होते हैं वो। लेकिन वो कब से कब हो पाएगा? जब बैंक ओपन है, जब बैंक ओपन है। उसमें भी होता है कि 4 बजे के बाद हम नहीं करेंगे डिपॉजिट, कल आना, वो है वो चीज, राइट। लेकिन उसमें ट्रांसफर उसी टाइम हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, वो ये सारे पुराने प्रोसेस है, अभी तो हम यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं खास तौर पे, राइट। तो यूपीआई में सेकंड पॉइंट देखो, द इंटरफेस फैसिलिटीज इंटरबैंक पीयर टू पीयर एंड पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन, इट इज यूज्ड ऑन मोबाइल डिवाइसेस टू इंस्टेंटली ट्रांसफर फंड्स बिटवीन द टू बैंक अकाउंट्स। अच्छा, पहले वाले जो है वो मोबाइल फोन से नहीं होते थे, उसके लिए आपको क्या है? बैंक कंप्यूटर्स चाहिए।
बैंक करते था वो सब कुछ, आप खुद नहीं कर सकते थे, राइट। इसमें क्या है आपके पास, आप अपने मोबाइल फोन से क्विकली, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सुबह आता हूँ शाम को जाता हूँ, कैब किया या बाइक किया, रैपिडो कुछ भी किया, तो उनको हम कैसे करते हैं, यूपीआई का इस्तेमाल करके करते हैं। किसी सब्जी वाले से सब्जी खरीदी उसको भी यूपीआई कर रहे हैं, करियाना शॉप पे गए उसको भी यूपीआई कर रहे हैं, पर्सन टू मर्चेंट, पर्सन टू पर्सन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और आप अपने मोबाइल फोन से कर सकते हो, ये सबसे बड़ी एप्लीकेशन है। देन यूपीआई ट्रांजैक्शन रोज बाय 427% इन वॉल्यूम ड्यूरिंग 2020 से 2022, मतलब 100% हम बोलते हैं, यहाँ पे बोला है 427%, मतलब 100% से भी कहीं ज्यादा। 2020 में यूपीआई बड़ा मशहूर हुआ क्योंकि 2020 में आया आपका कोविड, जिसकी वजह से यूपीआई पेमेंट बहुत मशहूर हुई, राइट। तो यूपीआई पेमेंट से क्या है, बहुत ज्यादा हमें जो पेमेंट ट्रांजैक्शंस है वो देखने को मिल रहे हैं, इतने ज्यादा कि 2020 से 427% ज्यादा हो गए 2022 में। इन मई 2023 अगर हम बात करें तो टोटल 9.41 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शंस अमाउंटिंग 14.89 ट्रिलियन। तो यहां पे अगर हम बात करें टोटल ट्रांजैक्शन का नंबर कितना है, 9.41 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए। टोटल पैसा कितना ट्रांसफर हुआ है, तो वो है 14.89 ट्रिलियन रुपीज। ट्रिलियन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, 9 जीरो, ट्रिलियन मतलब 9 जीरो लगाओगे आप, इतना पैसा आप बोल सकते हो सिर्फ और सिर्फ 2023 में आपका ट्रांसफर हुआ है। सिर्फ 2023 के मई का डाटा है ये, अगर हम देखें इतना पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली फ्रॉड भी बहुत बड़ा होगा, फ्रॉड भी आपका करोड़ों में होगा, फिर यहाँ पे छोटा मोटा फ्रॉड नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू आरबीआई फाइनेंशियल ईयर 2023 एनुअल रिपोर्ट, द वैल्यू एंड वॉल्यूम ऑफ डिजिटल फ्रॉड कमिटेड यूजिंग कार्ड्स एंड इंटरनेट बेस्ड पेमेंट मेथड नियरली डबल्ड। तो 2023 की रिपोर्ट में बताया गया कि पहले से डबल हो चुके हैं ये जो ऑनलाइन पेमेंट के आपके फ्रॉड या कार्ड के फ्रॉड। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप बैंक को फोन लगाते हो तो बैंक वाले क्या बोलते हैं कि अपने एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड के जो पिन है वो किसी को नहीं बताना, बैंक वाले को भी नहीं बताना, वो सिर्फ से आपसे लास्ट वाले 4 डिजिट पूछेंगे, आप जो कार्ड का नंबर होता है उसके, वो कभी भी आपसे पिन नहीं पूछेंगे, अगर कोई पूछ रहा है तो वो गड़बड़ हो सकती है। तो वो डबल हो चुका है, आप बोल सकते हो कितना हो गया है, पहले था 6659 डिजिटल फ्रॉड्स होते थे, अभी आपके पास क्या है जिसमें टोटल कितने फ्रॉड है, टोटल कितना पैसा फ्रॉड किया गया है, 276 करोड़ रुपीस जो है आप बोल सकते हो वो फ्रॉड किए गए हैं 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। मतलब बहुत बड़ा फ्रॉड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अच्छा, अब गवर्नमेंट क्या करने की कोशिश कर रही है, नीचे सिर्फ डाटा दिया गया यूको बैंक एंड ऑल, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट क्या करने की कोशिश कर रही है, जो मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि क्यों ना जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता है तो बीच में कुछ विंडो रखी जाए, टाइम विंडो रखी जाए, कितने घंटे की, 4 घंटे की। और कौन सी पेमेंट के लिए, 2000 से ज्यादा अगर आप पेमेंट ट्रांसफर करते हो तो। सिंपल। तो इसको आपने एक बार रीड कर लेना है, वही बात नीचे आपकी लिखी गई है। नेक्स्ट देखो, सुप्रीम कोर्ट पैनल के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन है। मणिपुर का वायलेंस हमें मई 2023 में बहुत बड़े लेवल पे देखने को मिला, बहुत सारी डेथ, बहुत सारे रेप, बहुत सारा आप बोल सकते हो क्राइम जो है वो मणिपुर के अंदर हुआ 2023 के मई में, जहां पे हमारे पास 3 ट्राइब्स न्यूज में चल रही थी। कौन कौन सी, मैती ट्राइब, दूसरी कुकी ट्राइब, तीसरी नागा ट्राइब। तो यहाँ पे उस टाइम भी मैंने आपको समझाया था, एक बार फिर से समझा देता हूं कि क्या मुद्दा है। तो मुद्दा इज कि आपके मणिपुर में बहुत सारी ट्राइब्स हैं, लेकिन मेजरली आपको 3 ट्राइब देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी है, तो ये है हमारे पास इस तरीके से मणिपुर, दिस इज मणिपुर। मणिपुर का जो सेंटर वाला एरिया है इसको हम बोलते हैं वैली का एरिया। वैली मतलब पहाड़ों के बीच में जो प्लेन एरिया होता है, सिंपल। तो मतलब क्या है, मणिपुर के आसपास के एरिया में आपको माउंटेन एरिया देखने को मिलता है और सेंटर ऑफ द मणिपुर में आपको प्लेन एरिया देखने को मिलता है। ये जो आपका प्लेन एरिया है ये हाईली डेवलप्ड एरिया है, आप बोल सकते हो। ये क्या है,
हाईली डेवलप्ड एरिया है, मतलब जितना भी इम्फाल वगैरह जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज है वो सारी कहां पे है, वैली के एरिया में। और ये वैली का एरिया टोटल मणिपुर का सिर्फ 10% लैंड है। टोटल मणिपुर का सिर्फ 10% लैंड है, जहां पे टोटल मणिपुर की 69% जो पॉपुलेशन है वो रहती है। तो अब खुद समझ जाओ कि मणिपुर का सेंटर वाला जो 10% लैंड एरिया है उसमें 70% मणिपुर की पॉपुलेशन रह रही है। तो क्यों रह रही होगी? क्योंकि वो हाईली डेवलप्ड एरिया है, क्योंकि वो प्लेन एरिया है, वहां पे घर बनाना, खेती करना सब पॉसिबल है। क्या पहाड़ों में पॉसिबल होता है? काफी टफ हो जाता है, रीच करना ही टफ हो जाता है बोल सकते हो। तो ये जो ऊपर आपके पास स्टेट है दैट इज योर नागालैंड, नीचे जो यहाँ पे आपके पास स्टेट है दैट इज योर मिजोरम। ये मिजोरम वाला जो एरिया है, ये नीचे वाला, यहाँ पे आपको खास तौर पे जो ट्राइब देखने को मिलेगी इन पहाड़ी इलाकों में, वो कौन सी है? वो है आपकी कुकी ट्राइब। वो कौन सी? आपकी कुकी ट्राइब। और ऊपर जो नागालैंड के साथ मणिपुर का एरिया है वहां पे आपको मिलेगी नागा ट्राइब। क्या मिलेगी? नागा ट्राइब। अब जो ये नागा ट्राइब है इसको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया गया है। जो कुकी ट्राइब है इसको भी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया गया है। बट जो मैती ट्राइब है, मैती ट्राइब जो कहां पे रहती है? सेंटर वाले 10% एरिया में, इट इज नॉट अ शेड्यूल्ड ट्राइब। मैती जो ट्राइब है इसको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा नहीं दिया गया है, और इसी की डिमांड मैती ट्राइब कर रही थी, जिसके अगेंस्ट कुकी ट्राइब, नागा ट्राइब खड़ी हुई, आप बोल सकते हो। मैती ट्राइब एक तरफ है, कुकी एंड नागा ट्राइब दूसरी तरफ है। वो दोनों शेड्यूल्ड ट्राइब के दर्जे में आती है। मैती ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस नहीं दिया गया। इसका नुकसान क्या है? अगर आपने किसी ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे दिया तो उनके एरिया में कोई बाहर का बंदा आके नहीं बस सकता। मतलब क्या है? ये नागा ट्राइब का एरिया है और नागा ट्राइब एक शेड्यूल्ड ट्राइब है। उनके एरिया में मैती वाले जो लोग हैं वो जाके जमीन नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो उनका प्रोटेक्टेड एरिया है। अच्छा, कुकी अपने आप में शेड्यूल्ड ट्राइब है, मैती वाले जो है वो कुकी ट्राइब के एरिया में आके जमीन नहीं खरीद सकते। अच्छा, जो आपकी मैती ट्राइब है क्या वो शेड्यूल्ड ट्राइब है? बिल्कुल भी नहीं है, मैंने आपको बताया। तो मतलब कुकी ट्राइब वाले वहां पे जा सकते हैं और एरिया खरीद सकते हैं, नागा वाले भी सेंटर में आ सकते हैं और एरिया खरीद सकते हैं। तो मतलब क्या है? 69% पॉपुलेशन के पास जो 10% लैंड एरिया है वो बाहर की ट्राइब्स खरीद सकती है, लेकिन जो 90% एरिया है वो ये 70% लोग नहीं खरीद सकते। तो मैती ट्राइब बोल रही थी कि हमें भी शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दो, जिसकी वजह से ये कुकी और नागा वाले हमारे एरिया को ना खरीद पाए और ये अपनी जगह पे रहे, हम अपनी जगह पे रहे। राइट? तो ये आपका पूरा इशू था। मैती ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब देने का दर्जा, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने की बात कर दी किसने? मणिपुर की हाई कोर्ट ने। जैसे मणिपुर की हाई कोर्ट ने ये बोला कि इनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे दो, सरकार को बोला गया, तो वहां पे क्या है? नागा एंड कुकी ट्राइब ने वायलेंस खड़ा कर दिया और उसके बाद आपको बहुत सारे केसेस देखने को मिले। दिस इज द बेसिक्स आप बोल सकते हैं, जो आपको आंसर में लिखना है। एक्चुअली बात क्या है, एक तो इनकी असेंबली में ऑटोमेटिकली देखो बेटा, अगर 69% पॉपुलेशन मैती है तो उनकी हर जगह मेजोरिटी होगी। बड़ी बड़ी पोस्ट जो होंगी, सरकारी पोस्ट होंगी या सरकार के अंदर मैती ट्राइब के लोग मिलेंगे। तो मतलब सोशल लेवल पे, एजुकेशनल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे मैती ट्राइब का स्टेटस बहुत अच्छा है। तभी तो उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया नहीं गया ना, क्योंकि वो वल्नरेबल नहीं है। कुकी एंड नागा को क्यों दिया गया? क्योंकि वो वल्नरेबल है, वो सोशली, इकोनॉमिक तौर पे, एजुकेशन के तौर पे पिछड़े हुए हैं, आप बोल सकते हैं। राइट? तो यही सबसे बड़ा कारण है। बट वो क्यों डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि उनको ये है कि हम सिर्फ 10% एरिया में बैठे हुए हैं भाई, और हमारी पॉपुलेशन है 70%। हम तो ऑलरेडी बहुत कंजेस्टेड है, ऊपर से हम बाहर के एरियाज खरीद नहीं सकते। मतलब हमारा कोई बंदा नीचे वाले हिल एरियाज में या ऊपर वाले हिल एरियाज में जा नहीं सकता, क्योंकि वो शेड्यूल्ड ट्राइब कुकी एंड नागा का एरिया है और वो अलाउड नहीं होता है खरीदना। बट वो हमारे एरिया में घुस रहे हैं, तो हमारा एरिया तो और कम हो रहा है। तो हमें भी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दो, जो कि वो हमारे एरिया में ना आ पाए। तो ये गड़बड़ है आपके पास। ठीक है? तो यहाँ पे रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया गया था
उसी मई में अगर हम बात करें एक कमेटी बिठाई गई, दैट वाज अंडर जस्टिस गीता मित्तल। तो जस्टिस गीता मित्तल के अंदर एक कमेटी बिठाई गई, जिसको हम बोलेंगे गीता मित्तल कमेटी। किसके ऊपर है ये? मणिपुर के वायलेंस के ऊपर। तो ये कमेटीज इंपॉर्टेंट होते हैं। तो रिसेंटली उनके द्वारा कुछ फाइंडिंग्स हमारे पास लाई गई है, कुछ बातें उन्होंने दी, अभी रिकमेंडेशन नहीं दी है, कुछ बातें उन्होंने बताई कि क्या करने की जरूरत है, मतलब इंस्टेंटली क्या करने की जरूरत है, राइट। उसमें देखो सबसे पहले ऑन 3 मई 2023 ethnic violence erupted in Manipur between the Meitei people, a majority that lives in the Imphal Valley, and the Kuki-Zo tribal community from the surrounding hills। मैंने आपको बताया कि कैसे मई में ये इशू आपका स्टार्ट हुआ। इम्फाल वैली मतलब ये सेंटर वाला 10% एरिया, सिंपल। Violent clashes broke out after tribal solidarity march was organized in the 10 hill districts on May 3rd to protest against the Meitei community demand for scheduled tribe। तो ये जो आपकी कुकी वाला एरिया है ना, 10 हिल्स वाला जो एरिया है, नीचे वाला जो आपकी डिस्ट्रिक्ट्स है, यहाँ पे मार्च निकाला गया अगेंस्ट द डिमांड ऑफ मैती ट्राइब टू गेट द शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस। वहां से ये मुद्दा खड़ा हुआ, आप बोल सकते हो, वहां से ये वायलेंस जो है वो खड़ा हुआ। The immediate reason for this violence, however, is the Manipur High Court order directing the state government to recommend the Union Tribal Affairs Ministry by 29 May and schedule tribe tag for the community। तो यहाँ पे जो आपकी मणिपुर की हाई कोर्ट है, उनके द्वारा गवर्नमेंट को बोला गया कि जो यूनियन ट्राइबल मिनिस्ट्री है उसको रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करो कि किस तरीके से वो मैती ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया आपके पास कि शेड्यूल ट्राइब का दर्जा किसी ट्राइब को कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट किसी को शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर नहीं कर सकती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी किसका ऑर्डर चलता है? प्रेसिडेंट का। क्योंकि एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है, सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट, स्टेट लेवल पे गवर्नर, ये दो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? शेड्यूल ट्राइब्स के लिए खास तौर पे। तो शेड्यूल ट्राइब का दर्जा स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे सकती है। अच्छा, क्या बैकवर्ड क्लास का दर्जा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है? दे सकती है। रिसेंटली हमारे पास 105th जो अमेंडमेंट आई है वो किसके बारे में है? इट इज ऑल अबाउट कि स्टेट गवर्नमेंट किसी क्लास को जो बैकवर्ड क्लास है उसकी लिस्ट में रख सकती है। लेकिन क्या स्टेट गवर्नमेंट किसी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे सकती है? नहीं दे सकती है। वो सिर्फ कौन देगा? सेंटर। तो इसीलिए मणिपुर की हाई कोर्ट ने बोला कि आप सेंटर ट्राइबल मिनिस्ट्री के साथ कनेक्ट करो, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अच्छा ये तो सारे इवेंट्स आपको दिए गए हैं कि वहां पे क्या हुआ है, इसको आपने जस्ट रीड आउट करना है, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, कितनी बॉडीज मिली, कितने रेप हुए, ये डाटा आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इन चीजों के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिक्स क्या है, लीगैलिटी क्या है, लीगल इश्यूज क्या है वहां पे, उसके ऊपर, राइट। आर्टिकल्स मेंशन करो, पावर्स के बारे में मेंशन करो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर होती है। अब जस्टिस मित्तल कमेटी जो आपके पास है, इनके द्वारा क्या बताया गया है? तो अगस्त 2023 में ये जो आपकी कमेटी है इसको बिठाया गया, एंड इट इज अ 3 मेंबर कमेटी। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, 3 मेंबर कमेटी है, हेडेड बाय फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, जिनका नाम है गीता मित्तल। Or to examine the humanitarian aspect of the ethnic violence in Manipur, the committee of the 3 former women High Court judges was authorized to submit their report directly to the Supreme Court। 3 मेंबर कमेटी है और तीनों की तीनों जो इसमें मेंबर है वो कौन है? वुमेन। दिस इज इंपॉर्टेंट कि आपने इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर एक कमेटी बनाई और उस कमेटी में जो 3 मेंबर है वो तीनों के तीनों कौन है? वुमेन। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्रेस है, आप बोल सकते हो, क्योंकि वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस हमें खास तौर पे देखने को मिला, इसीलिए वुमेन को ही यहाँ पे कमेटी के मेंबर बनाया गया है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर की रह चुकी हैं ये चीफ जस्टिस, कौन? गीता मित्तल। तो सुप्रीम कोर्ट को रिसेंटली इन्होंने रिपोर्ट जो है वो सबमिट की है, इंटरिम रिपोर्ट है, मतलब आप बोल सकते हो फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है, टेम्परेरी रिपोर्ट है, कुछ फाइंडिंग्स बताई गई हैं। क्या बताया गया? The panel has suggested that victims' relatives should be directed to perform the last rites, failing which Manipur government should do so instant। इस पूरे में अगर आप पढ़ोगे आपको यही देखने को मिलेगा
कि इस कमेटी के द्वारा जो इंस्टेंट एक्शन लेने की बात है वो की गई है। देखो उसमें जितने भी लोग मरे थे ना, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का रेप हुआ, उसको मार दिया गया, तो बॉडी क्या पुलिस उठा के ले जाएगी, हॉस्पिटल की जो मॉर्चरीज होती हैं वहां पे उसको रखा जाएगा, वो बॉडीज वहीं पे पड़ी हुई। और जिनके वो रिलेटिव्स हैं, जिनकी बहन, बेटी या माँ जिसकी भी मरी, वो बंदा उस बॉडी को लेने नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि डर है कि अगर आप उसकी बॉडी को ले जाके शमशान घाट में ले जाके उसका लास्ट जितने भी रिचुअल्स होते हैं वो परफॉर्म करोगे, दबाओगे या जलाओगे, जो भी करोगे, ऐसा अगर आप करोगे तो आपके ऊपर अटैक हो सकता है। सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो लोग अपने घर वालों की बॉडियां लेने नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि उनको ये है कि हमें ना मार दिया जाए। तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सरकार वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे और जो लास्ट जो भी रिचुअल्स होते हैं धर्म के अकॉर्डिंग, वो रिचुअल्स वो लोग परफॉर्म कर सके। ओवरऑल पूरी की पूरी रिपोर्ट में हमें यही बताया जा रहा है। सिंपल। ठीक है, ठीक है, फिर यहां तक हम डिस्कस करते हैं। बाकी जो नेक्स्ट है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, सीओपी, जो 28 हो रहा है। सीओपी 26, 27, 28 मोस्ट रिसेंट है। हर साल ही होता है। जब आपने पेपर देना है, मान लो 2025 में आप दे रहे हो, तो उस टाइम पे आपके पास 29 भी देखने को मिल जाएगा और हो सकता है 30 भी आपको देखने को मिल जाए। तो जो भी ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, इसमें क्या डिसीजन लिए जाते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और नीचे हमारे के पास एक और इंपॉर्टेंट इशू है, दैट इज अबाउट ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। मैंने आपको कई बार बताया है ना, रिसेंट जो मैंने आपको वीडियो शेयर की थी उसमें भी ये था कि आर्टिकल 312 में क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, अगर आपने देखा हो। देखा जो हरियाणा सिविल सर्विसेज के प्रीवियस क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, देखे हैं कि नहीं देखे? तो फिर क्या फायदा वो भेजने का? मैंने भेजे थे ग्रुप में। रवीन भेजे थे कि नहीं? उसने देखे हैं। तुम लोग सोते रहा करो, उसको देखना जाके। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हरियाणा सिविल सर्विसेज में पूछे गए हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन सारे भेजे मैंने। कौन से पूछे गए? 2019 में, 2020 में, 2021 में, और 2020 नहीं है, 2021 है, 2022 है, 2023 है। किया था, उधर भी किया था और व्हाट्सएप पे भी किया था, दोनों जगह पे किया था। इसमें अगर हम बात करें, इस चीज के ऊपर आर्टिकल पूछा गया है। आर्टिकल 312 क्या बोलता है कि अगर राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी के साथ एक रेजोल्यूशन पास कर दे और लोकसभा सिंपल मेजोरिटी के साथ उस रेजोल्यूशन को पास कर दे, तो आप एक नई ऑल इंडिया सर्विस बना सकते हो। प्रेजेंटली हमारे पास 3 ऑल इंडिया सर्विसेज है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विस का मतलब क्या होता है कि जो बंदे इस सर्विस में रिक्रूट किए जाएंगे उनको ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट में अपॉइंट किया जा सकता है। हरियाणा का बंदा यूपी में, यूपी का बंदा तमिलनाडु में, होता है ना ये चीज। जैसे आईएएस अगर आप टारगेट करें तो यही होता है। आपको आपकी स्टेट का कार्डर मिले, ये तो बड़ा रेयर होता है। जो टॉपर्स होते हैं उनको मिल जाता है, लेकिन बड़ा रेयर होता है, आप बोल सकते हो, है ना। दैट इज ऑल इंडिया सर्विस। वैसी ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करने की जरूरत है किसमें? जुडिशरी में। आपने देखा होगा जो जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम होता है वो स्टेट लेवल पे होता है। पंजाब जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम, हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम, हिमाचल जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम। क्या इंडियन जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम है? नहीं। तो वो क्यों बनाना चाहिए और क्यों नहीं बनाना चाहिए, उसी के बारे में ये आर्टिकल डिस्कस कर रहा है। और ये क्यों न्यूज में आया? क्योंकि रिसेंटली 26 नवंबर निकला। 26 नवंबर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्शन डे। 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? संविधान को अडॉप्ट किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वहां पे जो द्रौपदी मुर्मू है उनके द्वारा स्पीच दी गई और वहां पे ये डिस्कस किया गया है। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अच्छा, लास्ट में जाके आपके पास ब्लेंडिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल विद द जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है। पहले हम बात कर रहे थे कि डीजल के अंदर इथेनॉल को मिक्स कर दो। यहाँ पे बात की जा रही है कि जो एविएशन फ्यूल मतलब हवाई जहाजों में जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल यूज किया जाता है उसमें सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को मिक्स कर दो। देखो, जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है वो बनता है फॉसिल फ्यूल से, कोयले से, पेट्रोलियम से, डीजल से, इनका मिक्सचर होता है, आप बोल सकते हो।
और जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है वो बनेगा किससे, वो बनेगा एक बायो रिलेटेड प्रोडक्ट से। जैसे फॉर एग्जांपल इथेनॉल है, किससे बना सकते हो, चाहे आप शुगर केन से बना लो, चाहे आप पोटैटो से बना लो, मतलब सड़ी गली जो आपकी सड़ी गली सब्जियां होती हैं, छिलके होते हैं, उससे बना सकते हो। तो वो सस्टेनेबल है, उससे एनवायरनमेंट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा। और अगर हम सिर्फ डीजल या पेट्रोल जलाते हैं तो उससे क्या होता है, वो है आपके फॉसिल फ्यूल, उससे बहुत सारी आपकी हजार्डस जो गैसेस है वो अमिट होती है। सस्टेनेबल वाले से, इथेनॉल से अमिट नहीं होगी, राइट। तो वही यहाँ पे बात की जा रही है कि उसको मिक्सअप करना है, उसी की यहाँ पे डिस्कशन की गई है। दैट्स इट। ये 3 आर्टिकल्स हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपने इनको एक बार पढ़ लेना है, राइट, जो आपका जो एक बैकग्राउंड बन जाए और मुझे टाइम कम लगे डिस्कस करने में, राइट। ठीक है, फिर समझ आया बेटा ऑनलाइन, दीक्षा एंड जस्मीन? ठीक है जी, डन। ओके बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर। अच्छा, आज तुम लोगों